एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीइंग डी। सो इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक कवर करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स का ही एक टाइप होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर पढ़ते हैं। यानी कि इंडिविजुअल यूनिट से मेरा मतलब है जब हम किसी कंज्यूमर के बारे में, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इंडस्ट्रीज के बारे में पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगी। यानी कि हम इसके अंदर एज अ कंट्री होल स्टडी नहीं करते, यानी कि पूरी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पर्टिकुलर किसी को निकाल लेंगे एंड पर्टिकुलरली हम उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो कोई बिजनेस हो, फर्म हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर या फिर पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो इस चीज पे फोकस करता है कि कैसे जो हमारी यूनिट्स हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, यूनिट्स का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कंज्यूमर, फर्म्स और इंडस्ट्रीज। तो जैसे कैसे हमारा जो कंज्यूमर, फर्म और इंडस्ट्रीज हैं वो डिसीजन में हेल्प करती हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास हमेशा से लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते। एंड हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है कि वेस्टेज कम से कम हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो किस तरीके से अपने डिसीजन को लेंगी, ताकि जो भी उनके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी उनके पास प्रेजेंट है, उन्हें वो अच्छे तरीके से एलोकेट कर सके, जहां पर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मीटअप हो सके एंड कंपनी को कोई भी वेस्टेज ना हो इन रिगार्ड टू द रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं। नाउ अब मैं आपको एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लेते हैं कंज्यूमर है एंड कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि उसे अपनी इनकम कहाँ स्पेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, क्योंकि हम एक ही कंज्यूमर की बात करें एंड उसको यही डिसाइड करना है कि उसने जो भी इनकम जनरेट करी है उसको वो कहाँ पे स्पेंड करेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्म का। फर्म को डिटरमाइन करना है कि जो भी उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है उस प्रोडक्ट का वो प्राइस क्या रखेंगी। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली फर्म के बारे में बात करें, ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर कंसिडर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की, तो सप्लाई और डिमांड होता है उसमें भी हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मोनोपोली हो या फिर ओलिगोपोली हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन क्यों ना हो। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के डिमांड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर इंक्लूड होगी। सो ये 3 एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक की। सो फर्स्ट हमारा फीचर होता है दैट इज इंडिविजुअल यूनिट फोकस। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो हमेशा से इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करता है, तो इसका मेन फीचर भी यही होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करता है, वो इंडिविजुअल को एनालाइज करता है, चाहे वो हम हाउस होल्ड के बारे में बात करें, किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, या फिर पर्टिकुलर हम किसी फर्म के बारे में बात करें, हमेशा से इंडिविजुअल पे ही सेट रहेगा। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। हम इसके अंदर बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कैसे जो प्राइसेस होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए एज पर द इंडिविजुअल मार्केट। यानी कि हमारे जो प्राइस होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे इंडिविजुअल मार्केट को एनालाइज करने के बाद। जब हम उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को एनालाइज कर लेंगे, चाहे वो क्लोथिंग की मार्केट हो या फिर किसी भी चीज की मार्केट हो, जब उस मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं उसी के बाद कंपनी अपनी प्राइस को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक हमारी हेल्प करता है, बिकॉज इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर सेगमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक हमें ये बताता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, लेकिन हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए ताकि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को बिना किसी वेस्टेज के यूज कर सके एंड उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सके। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हम जनरली एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की। अब इसके अंदर क्या होता है, हम जनरली फोकस करते हैं किसी एक सिंगल मार्केट या फिर सिंगल सेक्टर के ऊपर एट अ टाइम, यानी कि गिवन टाइम के ऊपर हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, चाहे हम सिंगल मार्केट के ऊपर अपना फोकस करें या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है या फिर इसका एक टाइप होता है, ठीक है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है जो कि पूरी इंटायर इकोनॉमी के साथ डील करती है, लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ डील करती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, यानी कि हम पूरी कंट्री के ऊपर फोकस करते हैं, पूरी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इससे कंपेयर करवाऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंटायर इकोनॉमी, इंटायर कंट्री के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंदर हम लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें स्टडी करवाती है वो ये कहती है कि जितने भी एग्रीगेट इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हमारे जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई होगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करती है जो कि एंटायर इकोनॉमी को अफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है दैट इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि हमारी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, कितने लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लेशन ट्रेंड इन अ कंट्री, हमारी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितनी महंगाई दर चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो भी फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसीज आती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इंक्लूड होते हैं, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्री को एज अ होल अफेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री को ये अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फीचर्स। तो हमारा फर्स्ट फीचर आता है दैट इज एग्रीगेट अप्रोच। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक एग्रीगेट अप्रोच होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी कंट्री को एक साथ लेकर पढ़ते हैं, एंड इसके अंदर हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल कंजप्शन, तो इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं। इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक एग्रीगेट अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है उसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि जो मल्टीपल मार्केट्स हैं वो सारे आपस में किस तरीके से इंटैक्ट कर रहे हैं, यानी कि किस मार्केट के अंदर क्या चीज चल रही है और जो पर्टिकुलर मार्केट है वो किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है वो हमेशा से पॉलिसीज को बनाने में, पॉलिसीज को फ्रेम करने में फोकस करता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे कि टैक्सेशन के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, स्पेंडिंग के रिगार्डिंग या फिर मनी सप्लाई के रिगार्डिंग पॉलिसी को जनरेट करना। तो इसका फोकस क्या होता है? पॉलिसी को बनाने में, जो कि इकोनॉमी पे एज अ होल अप्लाई होते हैं एंड फ्रेम करते हैं टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड मनी सप्लाई को। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज डील्स विद नेशनल प्रॉब्लम्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है वो हमेशा से एड्रेस करती हुई आई है इश्यूज को जो कि पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं। नेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जैसे कि हमारा महंगाई का इशू, इन्फ्लेशन का इशू। तो जो इन्फ्लेशन का इशू है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट को ही अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इकोनॉमी एज अ होल अफेक्ट करेगा और कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है करने के लिए, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी इंडिविजुअल यूनिट को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो यहाँ पर बात ही हो रही है इकोनॉमी की ग्रोथ की, तो पूरी कंट्री की एज अ होल ग्रोथ हो रही है, ना कि किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज डायनामिक इन नेचर। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो टाइम बेस्ड एनालिसिस को इन्वॉल्व करता है, एंड टाइम बेस्ड एनालिसिस में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं, बिकॉज हमें पता है हमारी इकोनॉमी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती, हमेशा से डायनामिक रहती है नेचर में, एंड वो चेंज होती रहती है। तो हमारे जो टाइम बेस्ड एनालिसिस होते हैं वो इसी चीज को पढ़ती है कि जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस क्या कहते हैं? कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई भी एक सेक्टर चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा? दूसरा सेक्टर अपने आप ही डिपेंड होता है उसके ऊपर, तो वो भी अफेक्ट करेगा। अगर कोई भी एक सेक्टर चेंज होता है तो उसका जो असर होगा वो दूसरे सेक्टर्स पे भी पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है? पूरा का पूरा फोकस होता है कि कैसे जो हमारी इकोनॉमी है उसे हमें आगे ग्रो करवाना है, यानी कि हमें हमारी इकोनॉमी के ऊपर ग्रोथ पे फोकस करना है, एंड कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ हम कैसे इकोनॉमी को ग्रो करवाएं और उसे कैसे डेवलप करें। नाउ अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बीच में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार ये अलग से भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, एंड कई बार ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है काफी ज्यादा मार्क्स का, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंटर्स अगर अपने क्वेश्चन में मेंशन करोगे तो आप ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो इसका डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से।
पहले हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज सब्जेक्ट मैटर। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो कंसर्न होता है इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी से। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम हमेशा से इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कोई भी जो कंज्यूमर है, अगर उसे ये डिसाइड करना है कि जितनी भी उसने इनकम अभी तक अर्न करी है एंड उस इनकम को उसे कहाँ पर स्पेंड करना है, तो वो क्या होगा? हमारा कंज्यूमर एक इंडिविजुअल यूनिट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक उसकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको अपनी इनकम को कहाँ पे स्पेंड करना है। एंड अगर हम यहाँ पे एक फर्म की बात कर लें, अगर फर्म को अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक फर्म की हेल्प करेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड करने हैं। साथ ही साथ में अगर कोई भी इंडिविजुअल मार्केट को ऑपरेट करना है, तो उसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है ऐसे बिहेवियर से, किसके बिहेवियर से? बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर से डील करता है, बट इन अ स्पेसिफिक मार्केट, यानी कि किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बिहेवियर से डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक। एंड ये बताता है कि जो प्राइस है, जो क्वांटिटीज हैं गुड्स की, वो कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से डिटरमाइन हमें करना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहिए, कितनी क्वांटिटीज, कितनी डिमांड है हमारी उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी कंट्री पे अफेक्ट करता है, पूरी कंट्री के साथ डील करता है। एंड हमें मैक्रो इकोनॉमिक एग्जामिन करना बताता है ब्रॉड एग्रीगेट्स को, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जीडीपी क्या है। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पे लुक करता है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर देखता है इकोनॉमी का, एंड हमारी इंटायर इकोनॉमी का क्या बिहेवियर है इसके बारे में स्टडी करता है रेदर देन द इंडिविजुअल मार्केट। यानी कि पूरी मार्केट पे फोकस नहीं करता, बल्कि पूरी कंट्री के ऊपर, पूरी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। इन सब चीज को देखता है, उन सारे फैक्टर्स को देखेगा जो कि हमारी कंट्री को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस कर रहा है, एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमी एज अ होल पूरी कंट्री के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हमें पता होता है, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल को पता होता है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, एंड उनको ये बात भी पता होती है कि उनके पास लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज है, तो अब वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करेगी, यहाँ पर मेन फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक इसी चीज पे ध्यान करता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल यूनिट है उनके पास जो स्केयर रिसोर्सेज है वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे बिना किसी वेस्टेज के। माइक्रो इकोनॉमिक हमें फोकस करवाता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर, और ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी प्राइजेस हैं, जो भी आउटपुट्स हैं, वो किस तरीके से डिटरमाइन होनी चाहिए एज पर द इंडिविजुअल मार्केट, और किस तरीके से कोई भी कंपनी अपनी यूटिलिटी और अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकती है मार्केट स्ट्रक्चर या फिर इंडिविजुअल मार्केट को पढ़ने के बाद। यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है? तीन चीजें हो रही है। पहली चीज, हमें किस तरीके से अपने स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि उसकी वेस्टेज कम से कम हो। सेकंड चीज, हमें किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना है और उसके ऊपर फोकस करना है। थर्ड चीज, हम अपना प्राइस, आउटपुट, यूटिलिटी, प्रॉफिट, ये सब चीजें अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम अपने इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें तो। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक का एम होता है वो होता है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और पूरी की पूरी इकोनॉमी को ग्रो करवाने में और डेवलप करवाने में हेल्प करना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमारी इकोनॉमी के जो सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व, उसको कैसे हम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ती जा रही है कंट्री के अंदर तो हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अगर कंट्री के अंदर ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं है, अपनी रोजी-रोटी पालने के लिए उनके पास कोई भी ज़रिया नहीं है, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं एंड कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम किस तरीके से प्रमोट करेंगे एंड जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट्स का जो बैलेंस होता है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, यानी कि हम कैश फ्लो को किस तरीके से मैनेज करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करते हैं, एंड इन्हीं सारे फैक्टर को हम किस तरीके से मैनेज करें प्रॉपर तरीके से और अपनी इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप करवाने में हेल्प करें, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर देखते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस दैट इज यूनिट ऑफ स्टडी। हम माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो इकोनॉमिक डिसीजन को स्टडी करता है, एक्टिविटीज को स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। जैसे कि हम एक फर्म के बारे में बात करते हैं, एक कंज्यूमर के बारे में बात करें या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा से इंडिविजुअल यूनिट के बारे में और सिंगल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली वो इन सारी सिंगल यूनिट्स के बारे में समझता है, उसे पढ़ता है, उसे एनालाइज करता है, इंटरैक्ट करता है। इसी के बेस पर जब प्रॉपर हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, उसके बेस पर हम अपने डिसीजन को ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, यानी कि वो कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, हमारी पूरी इंटायर इकोनॉमी का कलेक्टिवली क्या बिहेवियर है इसके बारे में पढ़ने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हम इसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं एंड उन सारे सेक्टर्स के अंदर कितनी इनकम है, कितना कंजप्शन है, इन सारी चीज़ों के बारे में एज अ होल स्टडी करना। ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्रीगेट चीज़ों के बारे में और हमारा कलेक्टिव बिहेवियर क्या है इकोनॉमी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ बेसिस ऑफ हमारे डिफरेंस होते हैं दैट इज नेचर ऑफ एनालिसिस। सो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात करूं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का यूज करता है। इसका बेसिकली मतलब होता है किसी भी सिंगल मार्केट को एग्जामिन करना एंड हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी दूसरे फैक्टर्स है वो हमेशा से कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है वो जनरली स्टैटिक होता है एंड इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं ओनली वन टाइम पीरियड को, यानी कि हम एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं तो वन टाइम पीरियड को हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं एंड बाकी सारे जो भी चेंजेस होते हैं ओवर टाइम हम उसको इग्नोर करके चलते हैं एंड ये मानते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक की, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर हम सारे मार्केट्स को एक साथ देखते हैं एंड हम ये देखते हैं कि सारे सेगमेंट्स जो होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये डायनामिक होता है नेचर के अंदर, यानी कि डायनामिक है नेचर के अंदर, तो यानी कि जो भी चेंजेस होंगे ओवर टाइम विद द टाइम पीरियड, जितने भी चेंजेस होंगे मार्केट के अंदर उन सबको हम कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि नेचर हमें मतलब जो मार्केट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा से चेंजेबल होती रहती है। तो जितनी भी चेंजेस आएंगे उसको हम कंसिडर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक को पढ़ने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेशन के अंदर कोई भी ट्रेंड, महंगाई में कोई चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक साइकिल के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है। फिफ्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है दैट इज अप्रोच। जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा से हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे कंज्यूमर और फर्म्स हो गए, और उसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि कैसे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, फर्म्स हैं, वो कलेक्टिवली किसी भी मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में एंड उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि जो नेशनल लेवल डिसीजन है वो किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि हमने पूरी कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लिया है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर, सेक्टर के अंदर, इस चीज को हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन के अंदर क्या होता है, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात करूं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है हम उसमें जनरली ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ आती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड हो, जिसके पास कोई भी काम ना हो करने के लिए। ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल होते हैं वो रैशनली बिहेव करते हैं ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकें। ठीक है। तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम फुल एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर करके चलते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं करता इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक ये मानता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर किसी पर्सन के पास कुछ ना कुछ हो काम करने के लिए, बल्कि हम मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई भी काम नहीं करने के लिए, इन्फ्लेशन, महंगाई दर अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रही है, और इकोनॉमी के अंदर कौन-कौन से फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन-कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है टूल्स यूज्ड। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं उसके अंदर हम कुछ कॉमन टूल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम डिमांड और सप्लाई को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई एनालिसिस, प्राइस इलास्टिसिटी, कॉस्ट एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये सारे कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसमें से अगर आप 3-4 टूल्स को याद कर दोगे तो वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमी की, तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो हम टूल्स यूज करते हैं वो होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मॉडल्स, फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज और इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। तो ये सारे कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं। इसमें से भी आप 2-3 टूल्स को याद कर सकते हो जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। नाउ हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है, दैट इज एग्जांपल्स। माइक्रो इकोनॉमिक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम मान लेते हैं कंपनी है एंड कंपनी ने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करा है, ठीक है। तो अब नए मोबाइल फोन का उसे क्या प्राइस रखना चाहिए, ये हमारा एग्जांपल हो गया माइक्रो इकोनॉमिक का, बिकॉज यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कंज्यूमर का। कंज्यूमर को चूज करना है 2 टाइप के मिल्क के बारे में कि उसे कौन सा मिल्क लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कंज्यूमर यानी कि इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करें तो ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की जो प्राइस है उस वो अगर बढ़ रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारी बाइक की सेल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल इंक्लूड होगा माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, बिकॉज इन सारे एग्जाम्पल में हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। पहला हम एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट का। अगर जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है कॉम्बैट रिसेशन को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जांपल काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हम इकोनॉमी एज अ होल बात कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल है सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक अगर अपनी इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर देता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल होगा तो पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल होगा। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट में कोई भी चेंजेस आएगा तो वो भी पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को इफेक्ट करेगा, तो ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल होगा। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल में चाहे गवर्नमेंट हो, सेंट्रल बैंक हो या फिर जीडीपी हो, इन तीनों एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे पूरी इकोनॉमी के बारे में एज अ होल, पूरी कंट्री को ये सारी चीजें हमारी अफेक्ट कर रही थी, तो ये तीनों एग्जाम्पल होंगे मैक्रो इकोनॉमिक के। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू मे कमेंट बिलो, एंड इसकी जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।